ओके, तो कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है वो देखा था। आज हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Characteristics of characteristics of electromagnetic force. This is what we want to start today. So basically मैंने आपको ऑलरेडी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल क्विकली रिपीट इट। मैंने बताया था अगर हमारे पास दो चार्जेस है और वो चार्जेस रेस्ट पे है, दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन टू ईच अदर। फोर्स रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, इट विल डिपेंड ऑन charges, whether charges both are positive, both are negative, one is positive, one is negative. और एक चीज है, where if charges move, this charges generate magnetic field। और अगर magnetic field में charges move होंगे तो उन पे forces exert होगा। तो electromagnetic forces का मतलब forces between charges in motion that we defined as electromagnetic forces। तो कल इतना हमारा हुआ था। हमको देखना है what are the properties of this characteristics of these forces। First, electromagnetic force can either be positive or negative, in the sense can either be repulsive or attractive। Okay, so this force can either be attractive or repulsive। Second, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है दे आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वीक फोर्सेस। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। सो electromagnetic forces are stronger than gravitational forces। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं। मतलब ये जो फोर्स होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस स्क्वायर। सो दे आल्सो obeys इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम ये सब फोर्सेस का डिटेल्स देखेंगे एज एंड व्हेन नीडेड। एट दिस मोमेंट वी जस्ट नीड टू नो, हमें इस टाइम पे सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए और बेसिक्स पता होना चाहिए व्हाट आर दिस फोर्सेस। इफ यू रिमेंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता, पर ये करता है। सो डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम डिपेंड्स ऑन intervening medium, right? Then ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज अनलिमिटेड था, लॉन्ग रेंज था, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। सो दीज आर आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्सेस, right? So these are the 5 characteristics of electromagnetic forces, and then let's see examples of it। Examples of electromagnetic forces। I'll just take one example, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू कंडक्टर्स, मतलब दो मेटेलिक वायर है। इन दोनों मेटेलिक वायर में अगर मैं करंट पास कर रहा हूँ, सेम करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों मेटेलिक वायर दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो ऐसा हो जाएगा, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। देन इन दैट केस, तो यू विल फाइंड द वायर टू बी बेंडिंग towards each other, something like that, correct?
अगर हमारे पास यही दो वायर है, इसमें इक्वल करंट है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, एक करंट है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक है बॉटम टू टॉप, राइट। तो इस केस में electromagnetic forces will be repulsive and the wires will be pushed away from each other, right. So one example is sufficient for us. So when currents flow through two parallel conductors or through two parallel wires, because wires are conductors, a magnetic field is produced by each of them. ये दोनों कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इमेजिन पहली वायर ने अगर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है पहली वायर के, डॉटेड लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर. इफ यू वांट आई कैन चेंज द कलर. सी द थिंग इज, जब भी चार्जेस मोशन में होंगे तो पहली वायर में से करंट है मतलब क्या, चार्जेस आर इन मोशन. दूसरी वायर में से करंट है मतलब क्या, चार्जेस आर इन मोशन. तो पहली वायर में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन सा कंडक्टर है, कंडक्टर 2, राइट. तो कंडक्टर 2 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. उल्टा भी पॉसिबल है, सेकेंड कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसमें पहला कंडक्टर प्लेस्ड है, राइट. सो पहले कंडक्टर पे भी फोर्स होगा ड्यू टू magnetic field of second. So this is basically mutual case in which two conductors are carrying current and both are generating magnetic field in their surrounding medium, in their surrounding space, and both of them are exerting forces on each other, right. So when current flows, when current flows through two parallel conductors, flows through two parallel conductors, then what happens is both of them generate magnetic field and they are in the magnetic field of each other. Then both the conductors generate magnetic fields and they are in the magnetic fields of each other. They are in the magnetic fields of each other. If the current happens to be in the same direction, then these two wires will attract each other. If the current happens to be in the same direction, then they will attract each other, and if the currents are in opposite direction, then they will attract each other, then they will repel each other. Someone raised hand. If it was for by mistake, don't raise again, but if it is for some reason, please raise again so that I will know कि there's something again, some problem with sound or something that I am writing. Yeah, normally I can leave a question for you here. देखो ये चीज आपने एक बार चेक करनी है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में कहीं मिलेगा ये. जब भी सेम डायरेक्शन में करंट होगा वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, एक बार आप चेक करो, राइट. यू शुड डू दिस क्योंकि थोड़ा सा आगे का समझेगा आपको, राइट. समवन रेज्ड हैंड अगेन, राइट. सो दिस इज इट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. तो याद रखो, सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशनल. जब भी मास होगा
अट्रैक्शन होगा दो मासेस में, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, whenever charges are in motion and if there are forces between these two charges, then those forces are called as electromagnetic forces. Simple है. Then we have something called as strong nuclear force. Third type of fundamental force in nature is strong nuclear force. इसका origin कहाँ से आया? इसका origin आया stability से. Stability किसका? If you can say, if you can imagine stability पूरे यूनिवर्स का. Why? क्यों? क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स में जो कुछ भी है, जो कुछ भी मतलब मैं बोल रहा हूँ जो कुछ भी आप देख सकते हो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज बैरियोनिक मैटर, मतलब मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो एटम से बना हुआ है, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डार्क मैटर हियर. तो what we know is anything in this universe which you can see is made up of atoms या फिर molecules, और उस atoms या molecules में एक न्यूक्लियस होता है अंदर, और न्यूक्लियस में you will find protons and neutrons. So there are protons and neutrons sitting inside, but as we know, positive charges must repel each other. तो अगर पॉजिटिव में रिपल्शन होना चाहिए था तो फिर यहाँ पे प्रोटॉन एक साथ कैसे बैठ गए? दैट इज अ क्वेश्चन. इट इज बिकॉज देयर एग्जिस्ट इन नेचर समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच बेसिकली बाइंड्स. वो फोर्स क्या करता है? वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करता है, राइट? सो दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज स्टेबल. अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता, डेफिनेटली वर्ड में लिखा ही है स्ट्रॉन्ग, मतलब ये ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है, मतलब ये कूलम रिपल्शन फोर्स से स्ट्रॉन्गर है. अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो प्रोटॉन कभी साथ में आ ही नहीं सकते थे, राइट? अगर प्रोटॉन साथ में नहीं आते, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्जेस में कहाँ से फोर्स आया? तो न्यूट्रल चार्जेस में फोर्स नहीं होता है, कूलम फोर्स नहीं होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है. तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर एटम नहीं होता, एटम नहीं होता तो मॉलिक्यूल नहीं होता, तो कुछ भी नहीं होता बेसिकली, राइट? सो इट मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमेशा चार्जेस जो है वो इंडिविजुअल रहते, इंडिपेंडेंट, लाइक विथ नो वन. प्रोटॉन एवरीवेयर, जस्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स. So formation of nucleus was not possible, or stability of nucleus was not possible without this strong nuclear force, right? So this is one thing that you should know. To sum up, in short, strong nuclear force is the reason of our existence, ऐसा बोल सकते हो, right? So let us just define what is strong nuclear force. In order to explain the stability of a nucleus, in order to explain the stability of a nucleus, we have to consider something called as, we have to consider the existence of a very short range force, और ये जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ऑफ अ फंडामेंटल शॉर्ट रेंज फोर्स. क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज, ऑफ अ फंडामेंटल शॉर्ट रेंज फोर्स called as strong nuclear force, called as strong nuclear force, right? So it is very simple thing. How do we define this strong nuclear force? जैसे मैंने बताया, this is the force which binds nucleons. देखो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, राइट? So the force of strong interaction binds protons and neutrons inside a nucleus. Simple. The force of strong interaction
binds protons and neutrons inside a nucleus. Extremely simple thing, right? Okay, so if you want to explain this further, आप बोल सकते हो, we know that protons should repel each other according to Coulomb's law, Coulomb's law of charges, right? To overcome this repulsive force and to bind all these protons inside a nucleus, we need a stronger force, and that is strong nuclear force. Okay, all right. So we know that protons repel each other according to Coulomb's law. Coulomb's law मतलब वो हमने लिखा था force between two charges is proportional to Q1 Q2 by R square, right? So now to overcome this Coulomb law, to overcome Coulomb's law, or repulsive force, better to say, to overcome repulsive force and bind protons inside a nucleus, strong nuclear force is required. Right, this much is sufficient. ये बताने sufficient है, बाकी चीजें characteristics में जाएगी. So again, let's look at what are characteristics of this type of force. तो इसमें क्या different है compared to electromagnetic forces? So characteristics of strong nuclear force. पहला ये अट्रैक्टिव है और शॉर्ट रेंज है, तो ये रिपल्सिव नहीं होता. ओके, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब में ये फोर्स अट्रैक्टिव ही है. देयर इज नथिंग लाइक रिपल्शन हियर. सो न्यूक्लियर फोर्स is attractive and short range. शॉर्ट रेंज कितना होगा बाय लॉजिक? अगर ये न्यूक्लियस के अंदर काम कर रहा है तो इसका अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 या -15 मीटर का रेंज होना चाहिए, बिकॉज न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻14 -15 के आसपास होता है. सिंपल. तो यू शुड नो रेंज. दूसरा, इसके नाम में ही है स्ट्रॉन्ग. इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट force out of 4 fundamental forces. So it is strongest force in nature. It is strongest force in nature. When I say nature, मतलब I'm talking about 4 fundamental forces. उसमें से strongest है ये. Then ये inverse square law obey नहीं करता. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ, अगर दो ऑब्जेक्ट में या दो पार्टिकल में फोर्स अगर प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो मैं जितना डिस्टेंस कम करते जाऊंगा फोर्स उतना बढ़ते जाएगा. करेक्ट. पर यहाँ पे तो ये फोर्स काम ही 10⁻⁻14 मीटर से कम डिस्टेंस पे करता है. 10⁻⁻14 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो दिस फोर्स डजंट वर्क. सो इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. Does not obey inverse square law. Next point. Right. So what more we can say? जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट है. प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में सेम ही होता है. So this force
is charge independent. Charge independent. That is, it is same for proton, 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 neutron, neutron, neutron. Right? Okay. So these 4 points are sufficient to understand properties of strong nuclear force. Then last type of force which is remaining, last type, that is weak nuclear force. और मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्योंकि वो यहीं पे एग्जाम्पल हो गया, दिस इज एग्जाम्पल, क्योंकि ये फोर्स जब एक्ट ही सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे करता है तो आई कैन नॉट राइट एनी अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट. सो दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन proton neutron within a nucleus is the only example of strong nuclear force. By the way, ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. राइट, बहुत सिंपल है. जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियॉन्स. सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग. ओके, राइट. सो लेट्स सी लास्ट फोर्स. इसके नाम में ही है वीक, लेकिन वीक कंपेयर टू व्हाट? It is weak compared to electromagnetic and strong nuclear force, but it is stronger than gravitational force. ये weak जरूर है, but it is not the weakest. Gravitational force is the weakest as far as my information is concerned, right? और ये कहाँ पे आता है? You know, आप आगे सीखोगे, शायद केमिस्ट्री में सुना भी होगा, फिजिक्स में आगे आएगा आपको. There are some nucleus जो unstable होते हैं और उनका डीके होता है. डीके होता है मतलब क्या? न्यूक्लियस में से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं. कौन से पार्टिकल बाहर निकलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं. यस, इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. दीज आर कॉल्ड एज बीटा पार्टिकल्स. तो इलेक्ट्रॉन भी इमिट हो सकता है, पॉजिट्रॉन भी इमिट हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इट इज पॉसिबल दैट एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है न्यूक्लियस में से? देखो, अगर अनस्टेबल न्यूक्लिया है, पहली बात तो फिर आपको स्टेबल न्यूक्लियस का होता है ये पता होना चाहिए. एनी न्यूक्लियस इज स्टेबल व्हेन मोर और लेस, मैं रफली बात कर रहा हूँ, डिटेल में हम लोग बाद में आएंगे, व्हेन मोर और लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम. मोर और लेस बोल रहा हूँ मैं, ये इट इज नॉट रियली ट्रू, क्योंकि वो स्टेबिलिटी कर्व आता है, हम आगे देखेंगे. लेकिन लाइट एलिमेंट्स की, लाइट एलिमेंट मतलब लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, राइट, देन बोरॉन, इन सब के लिए, ऑक्सीजन, इन सब के लिए स्टेबिलिटी का मोर और लेस कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मोर और लेस. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए न्यूट्रॉन से तो समटाइम्स प्रोटॉन विल डीके. प्रोटॉन डीके होगा. प्रोटॉन डीके होगा मतलब इट विल गिव अवे इट्स चार्ज, अपना चार्ज बाहर दे देगा. तो प्रोटॉन का कन्वर्जन जब न्यूट्रॉन में होगा तो प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन. तो वो अपना चार्ज बाहर दे रहा है. चार्ज बाहर दे रहा है मतलब एक चार्ज पार्टिकल इमिट कर रहा है, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका सिर्फ चार्ज पॉजिटिव है, मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये. देखो, द थिंग इज, प्रोटॉन पे भी चार्ज प्लस ही, पॉजिट्रॉन पे भी चार्ज प्लस ई ही होता है बेसिकली. तो डिफरेंस क्या है? मास. प्रोटॉन इज हेवियर एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे पॉजिट्रॉन इज लाइटर. ओके, अदर वे राउंड भी पॉसिबल है, अदर वे राउंड भी पॉसिबल है. अगर न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा. तो whenever a neutron is converted into proton inside a nucleus, there is emission of electron, right? तो इसको बोलते हैं बीटा प्लस इमिशन, इसको बोलते हैं बीटा माइनस इमिशन. ये कब पॉसिबल है? जब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है. सिर्फ बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं कि नहीं? अल्फा पार्टिकल भी इमिट होते हैं. व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल होता है हेलियम का न्यूक्लियस, मतलब उस न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे. तो एक न्यूक्लियस से
हेलियम का न्यूक्लियस भी इमिट हो सकता है. सो देयर कैन बी इमिशन ऑफ helium nuclei from another nucleus. मतलब 2 protons and 2 neutrons are emitted simultaneously. अब ये सारे के सारे डीके जो हो रहे हैं अपने आप होंगे क्या? तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ इंटरैक्शन, जिसको मैं फोर्स बोल रहा हूँ यहाँ पे. So that is weak nuclear interaction, right? So what happens is the force of weak interaction results into decay of unstable nuclei. तो ये जो weak nuclear force है ये basically decay के लिए responsible है. So this is fourth fundamental force in nature. Let's write about this and then we'll see what are the characteristics of this weak force. So weak nuclear force is responsible for emission of particles, मतलब decay of emission of particles from unstable nuclei. और ये हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में, एज एंड व्हेन जब टॉपिक आएगा तब, राइट. तो इतना सफिशिएंट है इस स्टेज पे, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स एंड यू विल नॉट नीड डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरैक्शन. So we will just note down what are characteristics of weak nuclear force. First characteristics, जैसे मैंने बताया, it acts between any two elementary particles. What are elementary particles? Basic particles, right? Right. So it acts between two elementary particles. I will come to this point. What are elementary particles? देखो, elementary particles मतलब वो particles होते हैं which cannot be further divided. These are basic building blocks of an atom बोल सकते हो. Atom का मतलब ही ये था, which cannot be further divided. The smallest unit of a substance, atom. लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अ पॉजिटिव कोर, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला. फिर पता लगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है. फिर पता लगा कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ समथिंग व्हिच आर कॉल्ड एज क्वार्क्स. सो एलिमेंट्री पार्टिकल यहाँ पे मतलब होता है कि which cannot be further divided, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन क्वार्क्स. बट हम लोगों को उस लेवल पे जाना नहीं, तो आप लोगों के लिए फिलहाल it is not needed that you should go into details of what are elementary particles. Okay, तो फिलहाल हमको सिर्फ इतना याद रखना है, it acts between elementary particles. By the way, this is one more interesting branch of physics for research also. So nuclear physics is one of the best for me because I like it. तो थोड़ा सा future में scope है इसका भी, तो keep in mind when you decide to do career. Anyways, second characteristics, मैंने जैसे बताया, it is much weaker than strong force and electromagnetic force. So it is weaker than electromagnetic and strong force and strong nuclear force, right? But it is stronger than gravitational force. It is stronger than gravitational force. Right. Then इसका रेंज भी बहुत कम है. इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, क्योंकि नाम में जब न्यूक्लियस आ गया, तो सी द थिंग इज, जब नाम में ही न्यूक्लियस है तो फिर इसका रेंज न्यूक्लियर है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
तो जब नाम में ही न्यूक्लियर है और न्यूक्लियर का साइज बहुत छोटा होता है तो इट इज बेसिकली अ शॉर्ट रेंज फोर्स. इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स. It is a short range force. Just a minute, I need to adjust it here. Right, so far so good. So easy tha. We have seen what are characteristics of electromagnetic forces. They can either be attractive or repulsive. उसके बाद ये electromagnetic forces gravitational forces से stronger होते हैं, right? Then they obey inverse square law. They do not depend on intervening medium. They depend on intervening medium. Gravitational forces do not depend on intervening medium. मतलब दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर दो कंडक्टर को आपने कहाँ रखा है उस पर डिपेंड करेगा. लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, राइट. देन एग्जांपल लिया हम लोगों ने कि जब दो पैरेलल कंडक्टर से आप करंट पास करोगे तो they will either attract each other or they will repel each other depending on the directions of current, right? So then we saw what are strong nuclear forces. Strong nuclear forces मतलब न्यूक्लियर फोर्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन प्रोटॉन को बाइंड करने वाला फोर्स जो होता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करना और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करने वाला फोर्स, दीज आर न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. आइडियली दो प्रोटॉन के बीच में कूलोम्बिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स एक्ट होना चाहिए बिकॉज बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो रिपेल होना चाहिए. लेकिन न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. प्रोटॉन न्यूट्रॉन वेयर एज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल फिर भी अट्रैक्ट होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट होता है. सो दिस strong nuclear forces are attractive in nature, so they are not repulsive in nature, but they are very short range forces. फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, वही जो मैंने बताया वही हमने यहाँ पे लिखा है वापस से. फिर हमने देखा कि एक न्यूक्लियस का डीके होता है, मतलब एक न्यूक्लियस कुछ एलिमेंट्स कुछ पार्टिकल्स नॉट एलिमेंट्स कुछ पार्टिकल इमिट कर देता है और एक न्यूक्लियस का कन्वर्जन दूसरे न्यूक्लियस में हो जाता है. बाय द वे क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं तो बता देता हूँ. सपोज मेरे पास एक्स न्यूक्लियस था, उसने इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर दिए, बीटा पार्टिकल इमिट कर दिए, वो बन गया वाई, है ना. जब भी एक न्यूक्लियस कुछ इमिट करेगा तो वो नया टाइप का न्यूक्लियस बन जाएगा स्टेबल. तो एक्स था अनस्टेबल, वाई है स्टेबल. एक्स को बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई और वाई डॉटर. अनफॉर्चुनेटली सन नहीं बोलते, वी जस्ट से डॉटर न्यूक्लियाई. ओके, so the one who is unstable and emitting particle is called as parent, and the new stable one is called as daughter nuclei. ये हम लोग डिटेल में बाद में करने वाले हैं. So right, तो ये जो डीके होता है बेसिकली, ये डीके के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, जो इंटरैक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन, राइट. And then we saw what are characteristics of this weak interaction, right? So easy था. Next type of forces, मतलब अभी अगर आपको याद होगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पहला मैंने लिया था 4.5.1 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस. बट then you may have some forces which are not fundamental in nature, या फिर हम लोग forces को अलग categories में भी divide कर सकते हैं. तो next type is contact and non-contact forces. Contact and non-contact forces. तो non-contact forces तो basically ऐसा है कि फंडामेंटल फोर्सेस के अलावा भी बाकी फोर्स है, राइट. और उसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं. मतलब फंडामेंटल ग्रेविटेशन जैसे,
राइट, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और जो एडिशनल फोर्सेस है हमारे पास जैसे फ्रिक्शन, तो इनका हम लोग अभी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे फ्रिक्शन इज ऑलवेज व्हेन देयर इज कांटेक्ट, सो फ्रिक्शन इज कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कांटेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। अभी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून आर दे इन कांटेक्ट? नो। So you can categorize forces in depending on whether the objects or the forces, basically the objects under consideration, whether they are in contact or not. Force जो objects है वो contact में है या नहीं है। अगर है तो जो forces contact की वजह से produce हुए वो contact forces, जैसे normal reaction. If you stand on a floor, आप फ्लोर पे खड़े हो, right? The floor is basically exerting a normal reaction, तो वो contact force है। आप हवा में उड़ो, you don't feel any normal reaction, so such forces are contact forces. But gravitational force, yes, it is a non-contact force. Okay, by the way, for this year this topic is removed, but still I will take it in short because you should know, ये पता होना चाहिए आपको। हाँ, तो मैं एक लिस्ट अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन पे, वेयर यू विल हैव ऑल डिटेल्स कि कौन सा टॉपिक नहीं है कौन सा है, बट जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ इम्पोर्टेंट है और जहाँ पे इजी है तो मैं वो कवर कर लूँगा बेसिकली। सो आई विल वांट टू टेल यू दिस particular contact and non-contact forces in comparison. So let's compare point by point. So जैसे मैंने बताया, contact forces, the forces which act on bodies when they are in physical contact with each other are called as contact forces. The forces which act on bodies when they are in physical contact with each other are called as contact forces. Right? And here, of course, here the forces experienced by bodies even when they are not in physical contact are called as non-contact forces. The forces experienced by the bodies even when they are not in physical contact with each other are called as non-contact forces. Non-contact forces. Example, easy है. Second point of differentiation, I'll just put example. एक एग्जाम्पल तो आप कभी नहीं, दो एग्जाम्पल ऐसे कि आप कभी भूल ही नहीं सकते, मिनिमम टू. एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, क्यों नहीं भूल सकते, ठंड में आप यही करते रहते हो, तो हाउ कैन यू फॉरगेट इट, नहीं भूल सकते. दूसरा मैंने बताया था, डू यू फील यू हैव वेट एंड यू से यस, सो इट इज बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन which you are experiencing due to floor, ground, earth, right? So normal reaction is a contact force. Sufficient. दो examples sufficient है. There are many more. Many more like what? मैंने एक
रस्सी पे एक बॉल लगाया है नीचे, तो अगर बॉल नहीं लगाता तो टेंशन नहीं आता स्ट्रिंग में, तो टेंशन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। रस्सी को मैंने, आई हैव जस्ट अ स्ट्रिंग, उस पे नीचे कुछ बांधा ही नहीं है, सो दैट स्ट्रिंग विल नॉट experience any force because there is nothing in contact at the bottom. So tension is also a contact force, right? और जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड होंगे, तो फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आई विल नॉट गो इनटू दोस थिंग्स, जरूरत नहीं है अभी। और टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जांपल, अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे इसके जस्ट वेरी रिसेंटली। कौन कौन से देखे? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सेट्रा। etc. okay, so these are नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ और मून में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो क्या फिर अर्थ and moon, whether they are in contact with each other? No, they are not in contact with each other, right? So this is sufficient for contact and non-contact forces. Okay, then next type of category classification could be real and pseudo forces. Okay, real and pseudo forces. पहले तो हम देख लेते हैं रियल फोर्स क्या है। देखो, ये ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये सारे रियल फोर्स होते हैं। सो फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू चार्जेस, राइट, इज कॉल्ड एज रियल फोर्स। ये रियल फोर्स का स्पेसिफिक ओरिजिन होता है, राइट, सोर्स होता है, ओरिजिन होता है। और ये जो स्पेसिफिक सोर्स है फोर्स का सोर्स, दैट इज external to the body. For example, you are feeling, you experience, you feel gravitational pull due to earth, है ना। आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, राइट, आप एक्सपीरियंस करते हो। तो whether this force is inside you, no, it is outside and it has a specific source. स्पेसिफिक सोर्स कौन सा? अर्थ। अर्थ नहीं होता तो नो ग्रेविटेशन। तो ये जो फोर्स है, these forces are called as real forces. तो जो फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़े हैं बेसिकली अभी चारों के चारों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, weak nuclear, strong nuclear, these are all real forces because they have some specific origin, okay, and that specific source or origin it is external to the body experiencing it, okay। जैसे एक चार्ज है Q1, the charge Q1 is feeling repulsion due to another positive charge sitting near to Q1. Q1 ये जो चार्ज है ये एक रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, किसकी वजह से? दूसरा चार्ज नियर बाय इसकी वजह से। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन चार्ज Q1 एक्सपीरियंस कर रहा है, इट इज एक्सटर्नल टू Q1, ये Q1 के अंदर से नहीं आ रहा, राइट। सो सच फोर्सेस आर रियल फोर्सेस। एग्जांपल, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, okay, relative motion between two solid surfaces which will lead to friction, मतलब contact force मैंने बताया, that is real force. Binding of protons and neutrons inside nucleus, that is real force. So these are examples of real forces, okay। फिर ये pseudo force क्या होता है? फिर pseudo force मतलब example, ये भी आपने एक्सपीरियंस किया है। You are sitting inside a car और a bus, और उस बस ने एक कर्व पे टर्न लिया, राइट, एंड यू फील दैट यू आर बीइंग पुश्ड आउटवर्ड्स। ऐसा आपको लगता है कि मुझे कोई बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, राइट। या फिर बस या कार चल रहा था और सडनली ब्रेक अप्लाई हुआ, राइट, तो यू आर बीइंग पुश्ड इन द फ्रंट,
बस रुक गया, अब बस वापस से एक्सीलरेट कर रहा है, यू आर बीइंग पुश्ड ऑन द बैक, किसने धक्का दिया आपको? नहीं। सो देयर वाज नो एक्सटर्नल फोर्स। देखो क्या हो रहा है, यू हैव टू इमेजिन, अदरवाइज समझेगा नहीं। ऐसा है कि जब आप एक गाड़ी में बैठे हो और वो गाड़ी ने एक कर्व पे एक टर्न लिया, यू आर बीइंग पुश्ड आउटसाइड, है ना, आउटवर्ड्स पुश फील होता है आपको। किसी ने धक्का दिया था क्या हमको? नहीं, नो वन पुश्ड अस, राइट। तो फिर ये फोर्स कहाँ से आया? तो पहली चीज, ये फोर्स एक्सटर्नल नहीं है, बिकॉज नो वन पुश्ड अस। ये इसलिए आया बिकॉज नाउ यू आर इन एन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब आप गए अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब वहां पे न्यूटन्स लॉ अब वैलिड नहीं है। फिर ये जो पुश मैंने एक्सपीरियंस किया, ये फोर्स जो एक्सपीरियंस किया, ये किसकी वजह से आया? ये खुद के मास की वजह से आया, मतलब इट इज बिकॉज ऑफ योर इनर्शिया, राइट। सच फोर्सेस that you experience but they are not real are called as pseudo forces. You have experienced it at many places. मैंने दो एग्जांपल दे दिए, गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी टर्न ले रहा है, गाड़ी ने ब्रेक मारा, यू पुश्ड, फिर पुश्ड इन द फ्रंट, राइट। गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ, सडनली यू फील अ पुश इन द बैक, टुवर्ड्स बैक। लिफ्ट में, यस, जब जब लिफ्ट ऊपर जाना शुरू होती है, आपको लगता है आपका वेट सडनली बढ़ गया, दैट इज अ सूडो फोर्स। जब लिफ्ट रुकेगी तब आपको लगता है आई एम फीलिंग लाइटर, मेरा वेट लॉस हो गया, इट इज अ सूडो फोर्स, राइट। So this is how you differentiate between real forces and pseudo forces. So details I will be discussing in the next session, and we will be making notes also.